पहले फेज के 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया है। इसके साथ ही 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान भी होना है, जिसमें बड़ी संख्या में यूपी, बिहार जैसे राज्यों का मतदान होने हैं। पार्टी उम्मीद कर रही है कि इन लोकसभा सीटों पर पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। पार्टी को उम्मीद है कि 102 लोकसभा सीटों में से कम 80 सीटों पर बीजेपी को जीत नसीब होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई थी। बैठक में पार्टी की पोल स्ट्रेटजी, इसके साथ साथ पार्टी के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा की गई। उम्मीद की गई है कि इस बैठक में पार्टी महासचिवों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को फीडबैक भी दिया। साथ ही साथ आगामी प्रवास योजना और पार्टी की संभावित रैलियों पर भी चर्चा की गई। लगभग 2 घंटे चले बैठक में पार्टी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अधिक से अधिक रैलियां कराई जाए। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैली अधिक से अधिक बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ गाजियाबाद और आसपास के जितने जिले हैं, चाहे बागपत की बात करें, चाहे बुलंदशहर की बात करें, चाहे सहारनपुर की बात करें, संभल की बात करें, वहां के जो उम्मीदवार थे वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और राहुल गांधी के साथ थे। मैसेज साफ दिया गया है कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है उसको कैसे उखाड़ फेंकना है और क्या क्या इनकी नीतियां हैं उसकी बात यहां पर करी। और करीब 7 साल बाद दोनों ही नेता सार्वजनिक मंच पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेताओं के द्वारा की गई थी वो 2017 में की गई थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार पर दोनों ही नेता ने हमला किया और साफ तौर पर बताया कि कैसे अब इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और गाजियाबाद इसलिए चुना गया है क्योंकि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक इंडिया अलायंस की लहर होगी। पश्चिम की जो हवा है वो अब दिल्ली ही जाकर रुकेगी और नई सरकार का जल्द ही गठन होगा। सभी उम्मीदवारों के साथ लोगों ने, अखिलेश ने और राहुल ने लोगों से अपील की है कि इंडिया अलायंस गठबंधन को जिताया जाए। साथ ही साथ उसके बाद एक 2000 कहें कि जो 17 तारीख आज चुनी इसलिए गई है क्योंकि 19 तारीख को पहले चरण की जो गिनती है, जो वोटिंग है वो शुरू होगी और उससे पहले आज जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। तो इसलिए एक एजेंडा यहाँ पर देने की दोनों नेताओं के द्वारा कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। चुनावी महासमर में नए इतिहास रचे जाते हैं, वही पुराने इतिहास धराशायी हो जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह के कुशल प्रबंधन पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी योगदान कम नहीं है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलावा देश के 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मात्र 19 दिनों में ही योगी आदित्यनाथ ने अब अपने चुनावी जनसभाओं का अर्धशतक लगा दिया है। आपको बता दें कि इन 50 कार्यक्रमों में जनसभाएं, रोड शो शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड छवि के चलते जाने जाते हैं, वहीं अमित शाह के कुशल मैनेजमेंट के चलते भारतीय जनता पार्टी रोज नए इतिहास रच रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि योगी आदित्यनाथ की ये चुनावी रैलियां भारतीय जनता पार्टी को कितना सियासी लाभ दिलाती हैं और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना कमाल कर पाती है। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा हैं। इन सीटों पर 19 तारीख को मतदान होना है, जिसमें लेकर आज मतदान का चुनावी शोर थम गया है। शाम को 6 बजे तक जितने बाहरी लोग हैं उनको ये संबंधित लोकसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा और अब सिर्फ मतदाता ही उस लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे। चुनाव आयोग ने सख्त पहरा बिठा रखा है। जो भी सीमावर्ती जिले हैं या सीमावर्ती लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह तलाशी अभियान लिया जा रहा है। अंतर्राज्यीय सीमा जो लगती हैं वहाँ पर
अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बैयर, लांजी और परसवाड़ा, यहाँ पर शाम को 4 बजे तक ही मतदान होना है, लिहाजा वहाँ सुरक्षा और ज़्यादा पुख्ता की गई है। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग की टीम जगह जगह तलाशी ले रही हैं। आज अंतिम दिन, चुनावी शोर के अंतिम दिन, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरा दमखम लगाया। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा, जबलपुर और डिंडौरी में अपना चुनाव प्रचार किया और शाम को 6 बजे तक वो अब इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी जमकर आज पसीना बहा। कुल मिलाकर 19 तारीख को मतदान को लेकर अब इन 6 संसदीय सीटों पर चुनाव आयोग तैयार है। मतदाता पर्चियां बांट दी गई हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में महाराष्ट्र से आने वाली 5 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। पूर्वी विदर्भ से आने वाली इन 5 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नितिन गडकरी की कही जा रही है। नागपुर से नितिन गडकरी मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस से विकास ठाकरे ने चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रपुर में सुधीर मुनगंटीवार मैदान में हैं, जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। सुधीर मुनगंटीवार के सामने कांग्रेस ने पूर्व सांसद सुरेश धानोरकर की पत्नी प्रतिभा धानोरकर को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि पूर्वी विदर्भ के 5 सीटों में से कम 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाने में कामयाब हो जाए। हालांकि बीजेपी और शिवसेना दोनों ने बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां की हैं ताकि इन 5 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना का परचम लहराए। प्रधानमंत्री ने 2 प्रमुख रैलियां की हैं, जिसके बाद अब महायुति के लोगों को लग रहा है कि पूर्वी विदर्भ की सभी सीटें महायुति के कब्जे में आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। राज्य में बढ़ता हुआ तापमान राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत का कारण बन रहा है, क्योंकि 41 डिग्री की गर्मी में लोगों को भीड़ जुटाना राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पिछले 2 दिनों से राज्य में तापमान 41 डिग्री से लगाकर 43 डिग्री तक चल रहा है। कई जगहों पर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है और हीट वेव से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। सर्वाधिक परेशानी इस मौसम में राजनीतिक दलों को हो रही है, क्योंकि बढ़ती गर्मी के बीच भीड़ को जुटाना राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती बन गया है। तो दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी के कारण लोग परेशान होते हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें सुनसान नज़र आती है, ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं देती है और आने वाले 2-3 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 2-3 दिनों तक लू यूं ही बरकरार रहेगी। ऐसे में राज्य सरकार ने लोगों से लू से बचने की अपील की है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। रोहिणी आचार्य वही है जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करके चर्चाओं में बनी थी। रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार के लिए आज लालू प्रसाद यादव पहली बार राबड़ी आवास से छपरा के लिए प्रस्थान किए हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी। आज छपरा में आरजेडी का कार्यालय का उद्घाटन होगा और लालू प्रसाद यादव वहीं पे 2 से 3 दिनों तक कैंप करेंगे, जनता से मिलेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव छपरा से उनका पुराना नाता है। छपरा से वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। राबड़ी देवी भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी है और अब उनकी बेटी जो है रोहिणी आचार्य वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से अपने माता पिता की सेवा की है, अपने पिता को किडनी डोनेट करके उनकी जान बचाई है, अगर सारण की जनता उन्हें जितवाती है तो रोहिणी आचार्य सारण की जनता को अपने माता पिता की तरह सेवा करेगी। लोगों की वहाँ की चाहत थी कि भाई लालू जी जो हैं इस बार चुनाव तो नहीं लड़ पा रहे, लेकिन रोहिणी आचार्य जी को चुनाव लड़ाए, तो लोगों की इच्छा भी उन्होंने पूरी की है। और मुझे पूरा विश्वास है रोहिणी जिस हिसाब से हमारी बहन ने माता पिता के लिए जो सेवा दिया है, जो पिता को जीवन दान दिया है, इस बार सारण की जनता को भी माता पिता समझ के वहाँ की जनता को वहाँ सेवा देगी। पटना से नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस।
झारखंड की 3 और लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। चतरा से KN त्रिपाठी, जबकि धनबाद से अनुपमा सिंह और गोड्डा संसदीय सीट से दीपिका पांडे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो खुद को रिलैक्स फील करा रहा है। विपक्ष का ये मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि प्रत्याशियों के मामले में बीजेपी के लिए कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछाने का काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव होगा और परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ये पता चलेगा, लेकिन अभी प्रत्याशियों को लेकर के वाद विवाद और बयानों का दौर जो है वो लगातार जारी है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि कांग्रेस ने रांची की सीट पर प्रत्याशी की घोषणा करने में थोड़ी देर कर दी। सुबोध कांत सहाय इंतजार करते रह गए, रामटहल चौधरी इंतजार करते रह गए, लेकिन रांची की सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो सकी। देखना है कि आखिर रांची को कांग्रेस ने होल्ड क्यों कर रखा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। आसाम के नलबाड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को रामनवमी की जहां शुभकामनाएं दी, वहीं आह्वान किया कि सभी अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन करें। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैशलाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। इस दौरान कुछ वक्त निकालकर खुद भी प्रधानमंत्री ने अपने टैबलेट में भगवान रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए। इस वक्त वो काफ़ी भावना से ओतप्रोत दिखाई दिए और काफ़ी भावुक भी दिखाई दिए। साथ ही देखा गया कि उन्होंने अपने जूते भी निकाल रखे थे और कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। ये माना जा रहा है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम स्तुति का उच्चारण कर रहे थे। आपको बता दें कि आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन आज अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला के ऑप्टो मैकेनिकल इस वैज्ञानिक पद्धति से सूर्य किरण से जो है उनका तिलक किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भगवान सूर्य खुद रामलला का जन्मदिन मनाने के लिए अवतरित हुए हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी में गर्जना करेंगे। उनकी पार्टी ने उनके लिए रैलियां प्रस्तावित की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और सरकार की योजनाओं का बखान करेंगे। माना जा रहा है कि ये जो रैलियां होगी 6 लोकसभा क्षेत्र के लिए 4 रैलियां इनमें प्रस्तावित की गई है। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के सीटों पर इनकी रैली प्रस्तावित है। वहीं 22 अप्रैल को अलीगढ़ में रैली होगी। साथ ही अलीगढ़ हाथरस लोकसभा क्षेत्र के लिए संयुक्त रैली होगी। वहीं 25 अप्रैल को आगरा फतेहपुर सीकरी के लिए संयुक्त रैली करेंगे। साथ ही बदायूं और आंवला के लिए भी रैली कर सकते हैं। साथ ही चर्चा है कि 26 अप्रैल को वो बरेली में रोड शो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, यहाँ के स्थानीय नेताओं की कोशिश है कि प्रधानमंत्री की रैली अधिक से अधिक कराया जाए, क्योंकि उनका अभी भी मोदी मैजिक लोगों के बीच झूम के बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नारा दिया है कि यहाँ 80 सीटें जीतने हैं। कारण भी है कि कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उसका मतलब साफ होता है कि सबसे अधिक सीटें हैं और उसी सीट को जीतने के लिए प्रधानमंत्री रैली करेंगे। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। सत्ता के संघर्ष में देश की सबसे चर्चित वीआईपी सीट वाराणसी से प्रत्याशियों के उमड़ने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश से यहां प्रत्याशी आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हम किन्नरों के हक की आवाज के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। अभी इसको कुछ दिन भी नहीं बीते थे कि तेलंगाना के एक और नेता ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
वहीं अगर बात की जाए तो 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की यहाँ प्रत्याशियों में एक ललक थी। पूरे देश से करीब 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए पर्चा भरा था। हालांकि प्रशासनिक तौर पर नामांकन पत्रों की हुई जांच पड़ताल में बड़ी संख्या में पर्चे खारिज भी कर दिए गए थे और 27 प्रत्याशी फिर भी चुनाव मैदान में थे, जिन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर ली थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित हुए, लेकिन जो उनके खिलाफ प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, उन्होंने जगह जगह ये भी प्रचार प्रसार किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। तो इस बार भी उम्मीद है कि वाराणसी से बड़ी संख्या में प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी टक्कर लेंगे। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल। आम आदमी पार्टी ने आज एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम दिया गया है आपकारामराज.com। इसमें जब आप जाएंगे तो केजरीवाल सरकार की पिछले 10 सालों में जो दिल्ली में उपलब्धियां नहीं है उनका उल्लेख किया गया है। साथ ही पंजाब में भगवंत मान सरकार में जो कुछ भी प्रयास किए जा रहे हैं या जो कुछ अब तक किया गया है उसका भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने हमला बोलते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर कहा कि इन्होंने जो भी वादे किए थे, चाहे वो किसानों को आय दोगुनी करने की हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, इन सभी पर भाजपा खरी नहीं उतरी है। साथ ही उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, जिसमें कहा कि राम राज्य में जिस तरह से आम जनता को मुफ्त बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, यात्रा और तीर्थ यात्राएं मिलती थी, उसी तर्ज पर यदि भाजपा सब कुछ करके दिखाए तो वो मानेंगे कि वो राम राज्य पे काम कर रहे हैं। वरना उनका अपना दावा है कि सिर्फ और सिर्फ राम राज्य को स्थापित करने का काम आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार कर रही है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। एक ऐसा दिल्ली मॉडल, एक ऐसा काम का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अब अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, कैसे यहां पर स्कूल बनते हैं बच्चों के लिए। फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की, और उसके बाद मुनाफे का बजट। कैमरा पर्सन मधुर कंथोला के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। बिहार के रहने वाले कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट मिलने पर बिहार में विपक्ष लगातार तंज कसना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बिहार के रहने वाले कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दिया जा रहा है और लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे का विकल्प बिहार में तैयार हो। हालांकि सबको पता है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के टिकट से दिल्ली उत्तरी पूर्व दिल्ली से टिकट दिया गया है उनको। इसके पहले भी पता है कन्हैया कुमार सीपीआई में थे, बेगूसराय से चुनाव लड़े थे 2019 में, लेकिन तंज लालू प्रसाद के ऊपर कसा जा रहा है। विपक्ष के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार के रहने वाले कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट ना मिल करके दिल्ली से टिकट मिल रहा है। इसमें लालू प्रसाद का हाथ है। लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव का विकल्प बिहार में तैयार हो, कोई दूसरा नेता तेजस्वी यादव के समक्ष तैयार हो, इसलिए लालू प्रसाद ने ऐसा किया है। विपक्ष का ये भी कहना है कि नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दंभ भरने वाली कांग्रेस का ये हाल है कि लालू प्रसाद के आगे ये पार्टी बेचारी पार्टी हो गई है। उनका अपने पार्टी में भी नहीं चलता है, टिकट बंटवारे में भी लालू प्रसाद का चलता है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।